नमस्कार साथियों, आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस टॉपिक के ऊपर आज हम साइंस का जो वीडियो लेकर आए हैं वो कौन सा है, रेस्पिरेशन है। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक वो कौन सा है, श्वसन है। और श्वसन भी किन के अंदर है, पादपों के अंदर हम बात करते हैं, प्लांट के अंदर हम श्वसन की बात करते हैं। यानी कि अगर एनिमल है या प्लांट है, उन दोनों के अंदर जो श्वसन होता है, सेलुलर लेवल पर श्वसन जो होता है वो क्या होगा, सिमिलर टाइप का रहता है, सेम रहता है, कुछ अलग नहीं होता है। पर पादप के अंदर क्या होता है कि कुछ जो मोड है, यानी कि गैसियस ट्रांसपोर्ट का जो मोड होता है या गमन होता है गैसियस का, आवागमन जो होगा उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। बाकी कोशिका लेवल के ऊपर या सेलुलर लेवल के ऊपर जो रेस्पिरेशन होता है, तो पादप हो प्लांट हो, सभी के अंदर क्या होगा, सिमिलर टाइप का रहेगा। ठीक है, तो डी ग्रुप को लेकर हमारी जो वीडियो हैं वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। कुछ वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पहले से अवेलेबल हैं, कुछ हम लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप कंप्लीट जो सिलेबस है वो हमारे चैनल के ऊपर आप पाने के लिए लगातार हमारे है उसके साथ जुड़े रहें। और आज हम जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। देखिए कि पौधों में क्या है, श्वसन की बात करते हैं तो पहले बात ये आती है कि श्वसन क्या होता है। श्वसन है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो रिलीज क्या होगी, ऊर्जा है, एनर्जी है, वो रिलीज होती है। यानी कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का अपघटन होता है, अपघटन होने की वजह से क्या होगा, ऊर्जा रिलीज होती है या प्राप्त होती है। यानी कि जो हम भोजन करते हैं तो पहले भोजन क्या होगा, बड़े पार्टिकल्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, उनसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या होगा, टूटेगा। तो यानी कि एक हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल खाया, एक मान लो एप्पल को हमने खाया है तो इसके छोटे छोटे पीस होंगे, टुकड़े होंगे। उसके बाद क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और जो सिंपल एब्जॉर्बल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुँचेंगे, सेल के पास पहुँचेंगे, कोशिका के पास पहुँचेंगे। और कोशिका फिर उससे क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। और वो कौन सी करती है, एटीपी करती है। एटीपी क्या है, ऊर्जा है, किसके लिए, सेल यानी कि कोशिका के लिए है। क्यों, क्योंकि कोशिका का अगर कोई भी कार्य करवाना है तो ऊर्जा के तौर पर किसको यूज़ करती है, एटीपी को यूज़ करती है। और जो हम जो क्या करते हैं, भोजन है यानी कि जो फूड है, उस फूड को क्या करते हैं, पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर रेस्पिरेशन में जाता है। और उससे हमें क्या होगी, एनर्जी, यानी कि सेल को, कोशिका को एनर्जी मिलेगी। उसके बदले में कोशिका क्या करेगी, कार्य करेगी। यानी कि जो एनर्जी है जो रिलीज होती है भोजन के टूटने की वजह से, अपघटन होने की वजह से, उसको स्टोर कर लिया जाता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। यानी कि मुक्त ऊर्जा है, उस मुक्त ऊर्जा को किस में स्टोर कर लिया गया, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। जो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो सभी सेल्स होते हैं, ईच एंड एवरी सेल जो प्लांट की है वो रेस्पिरेशन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। यानी कि श्वसन में पौधे की प्रत्येक जो कोशिका है वो क्या होती है, हिस्सा लेती है गैसियस एक्सचेंज का, रेस्पिरेशन का। और जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वो क्या होगा, डे टाइम में होता है। तो जो रेस्पिरेशन है तो ये तो क्या होगा, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहेगा, चाहे दिन हो चाहे क्या हो, रात हो। यानी कि श्वसन दिन और रात दोनों में लगातार समय से क्या होगा, चलता रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। श्वसन एक अपचयी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि देखो कि जब डाइजेशन होगा तो मॉलिक्यूल है बड़े से छोटे साइज में टूटता है। और ये मॉलिक्यूल अब क्या होगा, अब मॉलिक्यूल टूटेगा। पहले तो क्या होगा, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूल्स में, अब लार्ज मॉलिक्यूल भी किस में टूट रहे हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल में। तो केमिकल जो प्रोसेस रहेगा वही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन होता है। और जो है तो बड़े मॉलिक्यूल क्या है, छोटे में टूट रहे हैं, उसको क्या कहते हैं कि उपपचयी यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और रेस्पिरेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। यहाँ हम
रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेशन की ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगी या नेट जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में सबसे ज़्यादा कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, ऊर्जा देने का काम होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप की हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर का मतलब क्या होगा, 6 कार्बन की जो शुगर होती है वो कौन होगी, ग्लूकोज होगी, जो पहला उत्पाद होता है, ठीक है। या पहले हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट्स है। तो ये क्या होगा, यानी कि जहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो किससे होगा, कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट में भी किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, साथ ही क्या होगा, एनर्जी मुक्त हो जाएगी। यानी कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CO2 वाटर, साथ ही क्या होगी, एनर्जी क्या है, रिलीज हो रही है। इस रिलीज एनर्जी को ATP की फॉर्म में स्टोर हो गया और सेल किसी क्या करेगी, इसको अदर फंक्शन के इस ऊर्जा का उपयोग करेगी। फिर हम बात करते हैं, कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं कि जिसमें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है। एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी मुक्त होती है, रिलीज होती है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, संग्रहण होता है, संचय होगा। रेस्पिरेशन जो है सभी कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, केवल हरी कोशिकाओं, ग्रीन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रीन सेल के अंदर ही क्यों प्रेजेंट होता है, तो ये टॉपिक हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि जो पादप होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। सिंपली कहें कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से पत्तियाँ क्या होती हैं, हरे कलर की होती हैं। अब रेस्पिरेशन है वो दिन रात लगातार चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस है, जब तक लाइट रहेगी, जब तक प्रकाश रहेगा, तब तक वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस केवल क्या होगा, डे टाइम में चलता है। आगे हम बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैसा होता है, श्वसन का। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होगा, या तो जो श्वसन है या तो ऑक्सीजन की क्या होगी, प्रेजेंस होगी, या फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन की क्या रहेगी, एब्सेंस रहेगी। प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं है तो अवायवीय है, और ऑक्सीजन है तो क्या है, वायवीय रेस्पिरेशन है। तो आज के समय में अगर हम बात करें तो मेनली जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इस वजह से हम कौन सा होगा, वायवीय श्वसन कहलाएगा। तो इस वायवीय श्वसन के लिए जो वायु चाहिए उसमें कौन चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज है उसका कंप्लीटली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो CO2 प्लस वाटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 और वाटर है। तो वायवीय रेस्पिरेशन में जो कुल ऊर्जा है उस कुल ऊर्जा का जो उत्पादन होता है, उत्पादन कितना होता है, 36 to 38 ATP है, 36 से 38 ATP का उत्पादन होगा। अभी वायवीय रेस्पिरेशन होता है ये 3 से 4 स्टेप में जाके क्या होता है, पूरा होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है सक्सेसिव लेवल पे, स्टेप टू स्टेप या सतर के दौरान हम उसको धीरे धीरे नहीं लेंगे तो एक साथ ज़्यादा एनर्जी क्या है वो क्या होगी, हार्मफुल भी रहेगी और लॉस भी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो रेस्पिरेशन है जिस एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होगा कि यानी कि वायवीय रेस्पिरेशन जो होगा या श्वसन होगा उसमें जो ऊर्जा मिलेगी वो मल्टी स्टेप में मिलेगी, क्योंकि एक साथ अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वो क्या होगा, हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। यानी कि ऊर्जा का क्या होता है, नुकसान होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेप है, बहुत सारे टुकड़ों में धीरे धीरे करके हम एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला जो प्रोसेस होगा वो कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस का होता है कोशिका के साइटोप्लाज्म में होगा। कितनी ATP का निर्माण करता है, केवल 2 ATP का निर्माण करता है। क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, तो वहाँ पर कंप्लीटली क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पर NADH और FADH2 पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या होगी, बन के आएगी।
यानी कि एक NADH है वो 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है और एक FADH है वो 2 ATP के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ये आपसे पूछा जाता है। और लास्ट ये 2 NADH और FADH है जहाँ टूटते हैं, जहाँ ATP और ATP यानी कि NADH की तो 3 ATP और FADH की क्या होगी, 2 ATP का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन यानी कि ETC ये क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जब इलेक्ट्रॉन इससे कहाँ से जाएगा, NADH2 से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, मेम्ब्रेन के पास, और मेम्ब्रेन के पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर वो कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि ये NADH2 है, FADH2 इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को तो कौन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन। इसी वजह से जो वायवीय रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन का जो कार्य है वो सबसे लास्ट में है। क्लियर। और वो भी कहाँ पर है, ETS में सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के तौर पे है, ग्राही के तौर पे यूज होगा वो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। और जो मूवमेंट होगा, ये मान लो मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो मूव हो गया, तो लास्ट में रिसेप्टर किसके पास हो गया, ऑक्सीजन के पास हो गया। बाकी यहाँ पर जो कौन है, रिसेप्टर्स है या कौन से कैरियर है, कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या कर रहे हैं, इसको पाथ देने का काम कर रहे हैं। तो इससे तो ऑक्सीजन को तो लास्ट एक्सेप्ट हो गया, इसके बदले में क्या करते हैं, ये H+ को पंप करते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड एरिया के अंदर है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वो ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, ATP का निर्माण करवाएगा। इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहा है और ये हाइड्रोजन जो डोनर है ये अपना काम कर रहे हैं, तो यानी कि ATP का निर्माण किसके थ्रू होगा, H+ के थ्रू होगा। तो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस है वो कौन सा है, एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक का मतलब बन रहा है, कैटाबोलिक का मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है। सेकेंड टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा है, अवायवीय रेस्पिरेशन है, यानी कि कौन सा, ऑक्सीजन की क्या रहेगी, एब्सेंस रहेगी। विदाउट ऑक्सीजन क्या हो रहा है, श्वसन होगा, तो इसको क्या कहेंगे, अवायवीय है। और इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली नहीं टूट कर क्या होगा, पार्शली टूटता है और किसका काम करता है, इथेनॉल बनाने का काम करता है या अदर कोई भी सब्सटेंस बनेगा। तो इसमें जो रन होगी तो केवल और केवल क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस रहेगी। कॉमन रिएक्शंस होती है, यूनिवर्सल रिएक्शन होती है। इस वजह से केवल ग्लाइकोलाइसिस चलेगा तो केवल 2 ATP का क्या होगा, निर्माण होगा। और ये किस किस अवस्था के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम रहेगा तो उस दौरान क्या होगा, जैसे प्लांट है, ईस्ट है, ये क्या करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, साथ ही CO2 को रिलीज करते हैं। तो यानी कि जहाँ ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट अमाउंट में है, पर्याप्त मात्रा में है, तो वहाँ रेस्पिरेशन कौन कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय है। और कहीं पर अगर मान लो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, अवायवीय है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्लियर होगा। फिर हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ कहाँ होगा। तो रेस्पिरेशन का होगा, सेल है, सेल कोशिका है, उसके साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में होगा। कौन सी रिएक्शन होगी, ग्लाइकोलाइसिस रहेगी। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया है या ETS का आपने नाम सुना, ETC का नाम सुना है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेटिव जो एंजाइम है वो वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो यानी कि उसको किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेस्पिरेशन में। तो पहला अगर अवायवीय है तो साइटोप्लाज्म में होगा, वायवीय है तो साइटोप्लाज्म कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स रहेगा, जिसके अंदर साइकिल रन होंगे। या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होगा, सिस्टम होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करेगा तो आंतरिक झिल्ली में मूवमेंट करने के बाद वो क्या होगा, H+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा देगा एक बाउंडेड मीडियम में, जिसकी वजह से हम क्या मिल जाएगी, ATP मिल जाएगी। यानी कि हम फूड है वो फूड का यूज़ कर कर श्वसन जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, ATP बनाने का काम कर रहे हैं।
क्लियर। तो ऐसे हम अगली एक वीडियो और लेके आएंगे, उस वीडियो में ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पोर्शन है आपको समझ में आए, और कंप्लीट सिलेबस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।